विधाता का न्याय जानिए क्या हुआ जब एक बहू ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी बड़ा ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी के आखिरी तक हमसे जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वह पलटकर आपको जवाब नहीं दे पाता, तो आप यह बिल्कुल मत सोच लेना कि उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। वक्त आने पर उसका जवाब आपको ईश्वर देगा, क्योंकि यही विधाता का न्याय है। यदि आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, उसे दुख दिया है, तो निश्चित रूप से आपको दुख भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह इसी संबंध में है। कहानी बड़ी ही प्यारी है। यह कहानी सुनने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। दोस्तों, कैसे एक बहू ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया, फिर उसके साथ क्या हुआ। अपने बेटे और बहू के नित्य झगड़ों से परेशान होकर के मोहनचंद अपने कमरे में जाकर के अपना बैग निकालने लगे। उसने अपने कुछ जोड़ी चप्पल रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और कहने लगे, कितने नाजों से पाल करके बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें कहा कि अब वो भी वृद्धाश्रम में रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका जो दोस्त था राधे श्याम, वह स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। मोहनचंद ने केवल इतना ही कहा कि मैं रोज रोज के कलह से परेशान आ गया हूं और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय वह अपना घर छोड़ करके अपना बैग लेकर के निकलने लगे, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहू अपने कमरे में बैठ करके चाय का आनंद ले रहे थे। परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप यह सामान लेकर के कहां जा रहे हो, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोज रोज के अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान होकर के मोहनचंद वृद्धाश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धाश्रम में बहुत से दोस्त बन चुके थे। वह सबके साथ हालचाल बांटते, बातें करते, रोज सुबह सैर और एक्सरसाइज भी करते थे। धीरे धीरे मोहनचंद को वृद्धाश्रम में ही बहुत अच्छा लगने लगा था। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम ज्यादा सुकून दे रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाते, जबकि घर में रोज मोहनचंद बाबू का हृदय छलनी हो गया था। वह हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे कि तुम तो मुझे पहले ही छोड़ करके चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह पाया था। एक दिन मोहनचंद वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक कार आकर के रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर से कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धाश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी मां थी, वह उसका हाथ पकड़ करके उसे बाहर निकालने लगा। और औरत की उम्र लगभग 65 साल के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 साल की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बातें कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठ करके चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वृद्धाश्रम में आ गई। मोहनचंद की ओर देखते ही वह अपने सर पर पल्लू अपने चेहरे को छिपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी मोहनचंद के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा कि आज फिर से एक मां की ममता तार तार हो गई। फिर से एक मां के सपनों का चकनाचूर कर दिया गया। मोहनचंद बाबू बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि उस महिला को जानते हैं, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाए कि वह महिला कौन है।
अक्सर मोहनचंद देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपने आधे से ज्यादा चेहरे को छुपा करके रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी में काम में लगी हुई थी, मोहनचंद उस समय टहलने के लिए निकले। बागवानी करते करते उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। उस महिला का चेहरा देखते ही मोहनचंद के पैरों के तले जमीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और कहने लगा, खाना खाने का वक्त हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद है, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे कुछ भी नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकला आया था, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद मोहनचंद जी की नजरें बार बार जानकी देवी की तरफ ही जा रही थीं। वह उसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थीं कि वह अपने बेटे और बहू के साथ बहुत प्रसन्न है। फिर आज क्या हो गया? आज यह क्या हो गया? मोहनचंद उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं, 2-3 दिन पहले जो महिला वृद्धाश्रम में आई थी, वह आज खाना खाने नहीं आई थी। उन्होंने बताया कि वह माता जी आज बहुत दुखी है, इसलिए उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया है, पर परेशान भी है। क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे और बहू ने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी उनके साथ नहीं कर सकता था। बार बार अपने घर को याद कर रही थी। सुबह से अपने कमरे में बैठे बैठे रोए जा रही थी, इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बागवानी करने का काम दिया गया था। यह सब सुनक के मोहनचंद का मन परेशान हो गया। वह जानना चाहते थे कि आखिर जानकी देवी के साथ ऐसा क्या हुआ है। इसलिए थोड़ी देर के बाद वह महिला विभाग में जानकी जी के पास पहुंच गए। मोहनचंद को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर जानकी जी थोड़ा परेशान हो गई। तभी मोहनचंद ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस हालात में कैसे पहुंच गईं? जानकी जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखों से आंसुओं की जो धारा बह रही थी, उसको देख करके मोहनचंद और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्ला करके इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप ली आपको पुराने सामान की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है? क्यों बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मग्न मोहनचंद वृद्धाश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के एक किनारे से टकराया और वह गिरते गिरते एक पेड़ को संभल करके पकड़ कर खड़े हो गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धाश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी है? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो अभी पट्टी कर देता हूं। मोहनचंद कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया है। इतना कहते कहते मोहनचंद प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर के बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसल करके गिर गए थे और उनके पैर में ज्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देख करके भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा जो था वह चिल्ला करके बोला, क्या आप संभल करके काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता है? जब देखो चोट लगा करके बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हालचाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब मोहनचंद का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही वो बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं हैं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई है। आप नहीं जानते ऐसा कितनी बार हुआ था। जब मोहनचंद अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे, अपने अतीत में झांकते, मोहनचंद अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग, जो उनका मित्र था, राधे श्याम जी आते हुए दिखाई पड़ गए। राधे श्याम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देख करके मोहनचंद बोले, क्या बात है राधे श्याम, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी राधे श्याम कहते हैं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसका फोन आया था
कि आज वो मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद आज उनका चेहरा देखने को मिलेगा। राधेश्याम जी की बात को सुन करके मोहनचंद कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले कि जिस बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो। तभी राधेश्याम जी बोले, मैं तो इसी में खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोहनचंद्र जी उससे नाराज होकर के उसकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर के बैठ गए। विचार करने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या जानकी जी के साथ ही नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है और सभी की जिंदगी में वृद्धाश्रम में रहने का पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धाश्रम नहीं आता है। जब तक एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता, तब तक वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन सभी यादों को भूल करके अपनी जिंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर है। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोते पोती को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी है। मोहनचंद्र जी को कविता लिखने का बड़ा शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए बैठ करके कविता लिखने के लिए शुरू हो जाते थे। एक दिन जब वो एक कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसी समय वृद्धाश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। मोहनचंद उस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज को मोड़ करके अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू को छिपाते हुए कहने लगे, जी बोलिए। मोहनचंद, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने के लिए आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर के मोहनचंद हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस गए होंगे तो उनका उस समय 5 वर्ष का पोता गोलू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। मोहनचंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मार करके वृद्धाश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ, यहाँ से मुझे किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वह पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज गोलू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। गोलू की इच्छा है कि आप भी उसके जन्मदिन में रहे। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को अच्छा लगेगा। तभी मोहनचंद कहने लगे, देखो, मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहां दोबारा जाना नहीं चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहां आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी बुलाया है, सभी आस पड़ोस वाले रिश्तेदार भी आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तभी मोहनचंद कहने लगे, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ, यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीने में मैं यहाँ वृद्धाश्रम में हूँ, एक बार की खबर लेने भी नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया हूँ। इतना तो दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी। तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़ करके वृद्धाश्रम क्यों चले गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़ करके मुझे लेने आ गए। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़ करके। ऐसा कहते हुए मोहनचंद जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर ले जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे।
इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर के मोहनचंद के पास गए और गिद्धा गिद्धाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? इतनी सी बात को सुन के मोहनचंद का दिल पिघलने लगा। तभी गोलू बोला कि चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर के मोहनचंद खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु दोनों बेटा और बह की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन गोलू ने कहा तो घर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूंगा और जैसे ही गोलू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धाश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। गोलू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आसपास पड़ोस के लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। मोहनचंद के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु मोहनचंद ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज में देने वाला हूं, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई बहुत रात हो चुकी थी। उस समय मोहनचंद जी घर पर ही रुक गए। जब अपने घर में सोने गए तो अपनी पत्नी सुधा की यादों में खो गए। अभी 2 रोटी से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ। 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए, आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं सुधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपने पत्नी को याद करते करते मोहनचंद्र सोचने लगे कि एक सुधा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उनकी बहू है जिसने मुझे 1 रोटी के लिए भी तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी, सब्जी लेने के लिए घर की साफ सफाई तक मेरे सारे काम मुझसे करवाती थी। हालांकि मुझे वह काम करने में कोई ऐतराज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की? अपनी पत्नी की यादों में गुम पता नहीं कब उनकी आंखें लग गईं। सुबह जब सो कर के उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े हैं। जैसे ही वो बाहर आए तो बह बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन ना बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देना ही उचित होगा। मोहनचंद उन्हें देख करके हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धो करके तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। मोहनचंद ऐसा सोच करके कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर से निहारते हैं, फिर सोचते हैं कि ठीक है, जहां मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूंगा, अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है। इससे जहां मैं अपने हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ और अपने मनपसंद का काम करता हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतर करके बाहर खड़े हो गए। मोहनचंद भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़ करके अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। वह दोनों अपनी कार में बैठने ही वाले थे, तभी मोहनचंद की आवाज सुनकर के रुक गए। मोहनचंद ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनके बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। मोहनचंद वही काम करने वाले एक व्यक्ति से जानकी जी को बुला के कहते हैं। जानकी जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही मोहनचंद का बेटा उन्हें देख करके दंग रह जाता है और उनकी बहू उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर जानकी जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई? और आपने मुझे बताया भी नहीं। परंतु उसकी बातों का जानकी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी बहू कहने लगी, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धाश्रम में हो।
मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही है, माँ कहाँ है, एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। और मैंने भी मान लिया था कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर के जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले ही वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले गए थे, लेकिन माँ आप मुझे फोन करके भी नहीं बता सकती थी। मैं तुरंत यहाँ पहुंच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की। इतना कहते हुए रेखा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। मैं तुम्हें फोन करके कैसे बता सकती थी? बेटा जिस दिन मैं वृद्धाश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क ही नहीं है। फिर मैं तुम्हें फोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए जानकी जी ने उसे अपने गले से हटा दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक भी नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर के मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहने में भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को घर से निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर के रेखा का सर झुक गया। शर्म से माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था ये कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई रेखा अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। तभी उनका बेटा वह माफी मांगते हुए कहा कि अब आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। मोहन चंद और उनकी जो जानकी जी थी, दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बेटे और बहू के पास या बेटी के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम वृद्धाश्रम में रहकर के सुखी है। दोनों ने लाख बनाने की कोशिश की, परंतु मोहन चंद जी और जानकी जी एक ही जवाब था। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा त्रस्त किया जाऊं और धोखा झेल सके। इतना कहकर के मोहन जी और जानकी जी अपने अपने कमरे में चले गए। रेखा और रोहन दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंच करके उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था जो शायद उनकी जेब से निकाल करके गिर गया था। जब उनके बेटे ने उस कागज को खोल करके देखा तो उसमें उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है? मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है। आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर भी काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिताजी के द्वारा लिखे इन शब्दों को देख करके उनके बेटे के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। उधर रेखा अभी तक अपनी मां की हालत को देख करके उस सदमे से उबर नहीं पाई थी, परंतु आज उन दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है कि संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्धाश्रम में है संतान की वजह से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी।